दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती, आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिल्किस बानो के बारे में। शायद आपको याद हो और आपको पता भी होगा बिल्किस बानो का मामला क्या है। एक्चुअली ये गुजरात दंगे से जुड़ा हुआ मामला है और आजकल इस केस की सुनवाई चल रही है। एक्चुअली सुनवाई इस मामले में ये चल रही है कि बिल्किस बानो केस मामले में जो 11 अभियुक्त थे जिन्हें की उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उन्हें 2022 में गुजरात की सरकार छोड़ दी है, रिहा कर दी है। इस मामले में बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इन सारे दोषियों को बाहर नहीं छोड़ा जाए, बाहर नहीं रखा जाए, इन्हें जेल में ही रहना चाहिए क्योंकि इनके जो कृत्य हैं ये बहुत ही गंभीर हैं और इन्हें बाहर रहने से मुझे खतरा है। तो इनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 18 अगस्त को सुनवाई हुई है और अगला डेट 24 अगस्त को लगी है। 24 अगस्त को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो सवाल पूछे हैं गुजरात सरकार के पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ASG अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल SV राजू सामने आए और उनसे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल पूछा और बहुत सारे गंभीर सवाल पूछे गए हैं। सवाल क्या था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पूछा गया, बिल्किस बानो के दोषियों को ही रिहाई पॉलिसी का फ़ायदा क्यों? अदालत ने एडवाइजरी कमेटी का ब्यौरा मांगा है। एक्चुअली एक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा रिहाई पॉलिसी होती है जो जहाँ की सरकारें रहती है उनके जिम्मे ये होता है। वो किसी भी सज़ा याफ्ता को अगर वो अपनी सज़ा पूरा कर चुके हैं तो उन्हें उस पॉलिसी के तहत उन्हें वो रिहा करवा सकते हैं। तो गुजरात की सरकार ने यही रिहाई पॉलिसी के तहत एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और इस एडवाइजरी कमेटी ने इन 11 दोषियों को 2022 में इनके द्वारा रिहा किया गया था। मामला ये है और डिटेल से ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताऊंगा। पर जो सुप्रीम कोर्ट में सवाल जवाब हुए हैं कल के दिन, उसके बारे में मैं शुरू में आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि दोषियों को मौत की सज़ा के बाद वाली सज़ा यानी उम्र कैद क्यों मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 14 साल की सज़ा के बाद रिहाई की राहत बाकी कैदियों को क्यों नहीं दी गई। वो 14 साल की सज़ा काट कर कैसे रिहा हुए? बाकी कैदी भी रहते हैं जेल में, तो उनको इस पॉलिसी के तहत उन्हें क्यों नहीं इसके तहत रिहा किया गया। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि हम यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि छूट की नीति को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है। छूट की नीति जो मैं आपको बताया, रिहाई पॉलिसी, एडवाइजरी कमेटी, तो उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि हम यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि छूट की नीति को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुधार का अवसर सिर्फ कुछ कैदियों को ही नहीं, यह मौका तो हर कैदी को दिया जाना चाहिए। सही बात है ना। छूट की नीति अगर उनका ये तर्क है कि सुधार का अवसर मिलना चाहिए कैदियों को, तो फिर इन चुनिंदा 11 दोषियों को क्यों रिहा किया गया? फिर तो सजा याफ्ता उम्र कैद के बहुत सारे पड़े हुए हैं जेल में, उन्हें भी मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए सुधार का। बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी, ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो गुजरात के पक्ष रख रहे हैं
अटॉर्नी जनरल उनके लिए कि बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी? जेल कैदियों से भरी पड़ी है तो उन्हें सुधार का मौका क्यों नहीं मिला? वाजिब सा सवाल है। गुजरात सरकार की ओर से अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने इस पर कहा कि आमतौर पर इसका जवाब देना मुश्किल है। आमतौर पर इसका जवाब देना मुश्किल है। गुजरात सरकार का पक्ष जो रख रहे हैं अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा। हालांकि अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जिसमें सभी राज्यों को इसके बारे में डिटेल जानकारी कोर्ट को देनी है, जिसके लिए कुछ निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को रिहाई कानून के मुताबिक दी गई है। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि दोषियों को रिहाई जो दी गई है कानून के मुताबिक दी गई है। शोभा गुप्ता जो है बिल्किस बानो के वकील हैं। उनका कहना है दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार का निर्णय गलत है। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं सुनी गई। इसमें केंद्र को, अब आपको दिमाग में आया होगा कि केस गुजरात का है, फिर महाराष्ट्र राज्य की बात क्यों नहीं सुनी गई। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से इसकी पृष्ठभूमि जब बताऊंगा तो उसमें वो चर्चा में शामिल हो जाएगा। इसमें केंद्र को पार्टी भी नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल राधे श्याम के आवेदन के संबंध में था। राधे श्याम उन 11 में से एक अभियुक्त हैं, जबकि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दी। यहाँ तक कि पीड़ित को भी दोषियों की रिहाई की जानकारी नहीं दी गई। तो यह है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के इस वक्त में जो सवाल जवाब हुए दोनों तरफ से, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं बिल्किस बानो केस पर और इसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि गोधरा कांड, गोधरा दंगा जो भड़का था, जो हुआ गुजरात में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा का दंगा जो हुआ था 27 फरवरी 2002 का हुआ था। दंगे की शुरुआत कैसे हुई? अब ये पृष्ठभूमि में मैं आया हूँ। अब इसमें आपके सारे सवाल जो मन में होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे कि बिल्किस बानो का केस है क्या और गुजरात दंगे से ये कैसे जुड़े हुए हैं। 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन आकर रुकती है। विध्वंसक बाबरी मस्जिद स्थल पर एक धार्मिक समारोह के बाद अयोध्या से लौट रहे यात्री हिंदू तीर्थयात्री थे। इन लोग अयोध्या गए हुए थे गुजरात से साबरमती एक्सप्रेस, और वो वापस लौट रहे थे साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात। और ट्रेन जो है, जिस ट्रेन से आ रहे थे साबरमती एक्सप्रेस से, वो ट्रेन गोधरा स्टेशन में आके रुकी, रेलवे स्टेशन में। और जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादातर जो थे हिंदू तीर्थयात्री थे, क्योंकि अयोध्या गए हुए थे। साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर खड़ी थी, तभी हिंदू परिषद और मुसलमानों के बीच में किसी बात को लेकर मुठभेड़ हो गई, आपस में मुठभेड़ हो गई। और आरोप यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पेट्रोल रुई के गद्दों में छिड़क कर ट्रेन के बोगी में डाल दिया, जिससे कि ट्रेन की बोगी धू धू कर जलने लगी। और वो धू धू कर जलने के क्रम में 59 लोगों की मौत जलकर हो गई ट्रेन के बोगी में, साबरमती एक्सप्रेस में, गोधरा स्टेशन पर। यह है मामला शुरुआत का 27 फरवरी 2002 का। 59 लोगों की मौत जलकर हो गई। ट्रेन पर हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया, हड़ताल का, राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। राज्यव्यापी बंद या हड़ताल को रोकने के लिए तत्कालीन सरकार
उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तत्कालीन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाई। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हड़ताल, राज्यव्यापी आंदोलन, बंद का जो अभियान छेड़ा गया था, उसे रोकने के लिए कोई तत्कालीन कदम नहीं उठाए गए, शुरुआती कदम नहीं उठाए गए। सरकार ने राज्य भर में हिंसा की शुरुआती प्रकोप को रोकने का प्रयास नहीं किया और यह हिंसा दंगा के रूप में बदल गया और ये 3-4 दिनों तक नरसंहार होता रहा। ये थी पृष्ठभूमि दंगा की शुरुआत का किस तरह से हुआ। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा स्टेशन के पास आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत आग से जलकर हो गई। कार सेवकों की मौत से गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। अब मैं यहाँ से बिल्किस बानो को इस दंगे से अब मैं आपको जोड़ना शुरू कर रहा हूँ। मैं उनके मुद्दे पे आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे केंद्र बिंदु में, आज चर्चा के केंद्र बिंदु में बिल्किस बानो हैं। कार सेवकों की मौत से गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो गोद की 3 साल की बेटी और परिवार के 15 सदस्यों के साथ गांव से भाग खड़ी हुई। दंगे का माहौल था, जान बचानी थी। इन लोगों ने अपने गांव से जान बचाने के लिए अपने गांव छोड़कर भाग रहे थे, परिवार के सारे सदस्यों के साथ में, और उसमें एक 3 साल की छोटी बेटी भी गोद में थी। और उस वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती भी थी। गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो थी। दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की रहने वाली थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में खूब कहर बरपाया था। घरों को आग लगाया, मुस्लिम लोगों की दुकान और घर लूटे जा रहे थे, आगजनी की जा रही थी, मारा काटा जा रहा था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का पूरा परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा। वह अपने गांव रंधिकपुर से निकलकर जान बचाने के लिए वहां से छप्परवाड़ गांव पहुंचे। दंगाइयों को आते देख सारे लोग खेत में छुपने की कोशिश की। 30-40 लोगों की झुंड थी जो इन लोगों को जाते हुए देखा और इनके पीछे इनको घेरने की कोशिश करने लगे। तो बिल्किस बानो और अपने परिवार के साथ इन लोगों ने खेत में छुपने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश नाकामयाब रहा। 20-30 लोगों की हुजूम ने बिल्किस और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया गया उसी वक्त, उसी समय, जिसमें कि एक उसकी 3 वर्ष की बच्ची भी थी, बेटी भी थी, जिसका कि सर जमीन में पटक कर मार दिया गया। दोस्तों, सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे कि घटना किस तरह की थी। 3 वर्ष के बच्चों को जमीन में पटक कर मार दिया गया और बाकी लोगों को वहीं पे मार काट दिया गया। 4 महिलाएं उसमें शामिल थी। उन चारों महिलाओं को भी मारा पीटा गया और बाद में चारों के साथ गैंग रेप किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्किस उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी और उस 4 महिला में बिल्किस की माँ भी थी जिनके साथ गैंग रेप हुआ। इस घटना के 3 घंटे बाद तक बिल्किस बेहोश पड़ी रही खेत में, जमीन पर। जब उन्हें होश आया तब उन्होंने देखा कि उनके शरीर पे एक भी वस्त्र, एक भी कपड़े उसके शरीर पे, तन पे नहीं थे। फिर उन्होंने एक आदिवासी महिला से मदद मांगी, कपड़े मांगे और उन्होंने कपड़े पहने। फिर एक होम गार्ड की मदद से
एक होमगार्ड की मदद ली और उनके साथ मिलकर एक थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। थाना का नाम है लिमखेड़ा थाने में जाकर एक होमगार्ड की मदद से वहाँ पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुँचाया गया। वहाँ से फिर हॉस्पिटल उनकी मेडिकल जांच करवाने के लिए ले जाया गया। फिर बिल्किस का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुँचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। थाने में शिकायत के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन सबूत के अभाव में केस खारिज कर दिया गया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया। इसमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। डॉक्टरों के ऊपर आरोप ये था कि पोस्टमार्टम के बाद शरीर से उनके सर को अलग कर दिया गया था, जिससे कि पहचान ना हो पाए। तो 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर भी आरोपी थे। बिल्किस बानो ने इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी थी। धमकी की वजह से बिल्किस को 2 साल में 20 दफ़े अपना घर बदलना पड़ा। बिल्किस न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ ना मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि धमकी मिल रही थी बार बार, उन्हें अपना घर बदलना पड़ रहा था बार बार। तो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और उन्हें आशंका था कि गुजरात की कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि हमारे केस को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए, किसी दूसरे राज्य के कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया और 7 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। बिल्किस ने सारे अभियुक्तों की पहचान अदालत में की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 2 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपये घर और नौकरी देने का आदेश दिया था, पर सरकार ने सिर्फ 5 लाख रुपये ही बिल्किस बानो को दिए। अब इस केस की अगली सुनवाई 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये रही बात बिल्किस बानो के केस के बारे में। मैंने अपनी जानकारी आपके सामने रखी। अब दोस्तों, आपको ये सोचना है, ऐसे केस में, इस तरह के नरसंहार में, इस तरह के गैंग रेप केस में, गैंग रेप और प्लस मर्डर, हत्या, और सबसे बुरा तो तब लग रहा था कि जब वो 3 साल के बच्चे को ज़मीन में पटक के मार दिया गया। मतलब उस आदमी, उन सारे लोगों के पास में इंसानियत नाम का 1% का भी एक कतरा उनके अंदर नहीं रहा होगा, तब उन्होंने इस तरह का कार्य किया होगा। और जब 2008 में इन्हें 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई, तो ऐसे लोगों को क्या न्यायालय से या किसी सरकार के द्वारा छोड़ने की पैरवी होनी चाहिए? ऐसे लोगों को ताउम्र जेल में रहनी चाहिए। फांसी पे अगर नहीं लटकाया गया था तो ताउम्र इन्हें जेल में रहनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो बाहर रहने घूमने देना नहीं चाहिए था। पर गुजरात की सरकार ने रिहाई पॉलिसी के तहत इन 11 आरोपियों को जेल से बाहर निकलवाया और फिर इन लोगों की खैर मकदम की स्वागत किया
सत्ताधारी दल के लोग, सांसद और विधायक उन लोगों की स्वागत किए, माला पहनाए। क्या क्या मतलब हो रहा है देश में। दंगा भड़की, दंगा भड़कने के कारण थे, उस दंगे को रोका जा सकता था। वहाँ की सरकार और प्रशासन चाहती तो दंगे रुक सकते थे। ठीक है, एक दंगा भड़कना एक अलग मैटर था, पर ये जो बिल्किस बानो का मामला है, ये जो केस है, ये अलग है। ये मानवता के ऊपर कलंक है। और ऐसे लोगों के साथ में जो लोग खड़े होते हैं, मंच साझा करते हैं, ऐसे लोगों को माल और हार पहना रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उनको मतलब जेल से रिहा होने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और उन 11 में से एक जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके पुत्री को गुजरात विधानसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में उनके पुत्री को टिकट भी दिया गया है सत्ताधारी के दल से। इसका मतलब है सत्ताधारी दल के लोगों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए तो सत्ताधारी दल जो वहाँ की थी, उन लोगों ने न्याय पॉलिसी के तहत एडवाइजरी कमेटी बनाकर उन लोगों को रिहा करवाया जेल से। और आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरात दंगे के बाद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी को क्या कहा था? सरकार को राजधर्म अपनाना चाहिए। सरकार किसी धर्म, समुदाय और जाति में विभेद नहीं कर सकती है, विभेद नहीं कर सकती है। सरकार को राजधर्म अपनाना चाहिए। और जब ये बात बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के प्रधानमंत्री, तो बगल में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और वो बगल में बैठे थे। तब मोदी जी बोलते हैं, वाजपेयी जी के बोलने के बाद, कि राजधर्म अपनाना चाहिए, तब मोदी जी बोलते हैं कि हम तो यही कर रहे हैं सर, हम तो यही करने का प्रयास कर रहे हैं सर। ये मोदी जी बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के वक्त में वाजपेयी जी को। और इस घटना के बाद 2002 के दंगों के बाद अमेरिका ने मोदी जी का वीज़ा भी रद्द किया। मतलब मोदी जी अमेरिका जा नहीं सकते थे। यूनाइटेड किंगडम ने भी उन्हें वीज़ा देने से इनकार किया था और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी वीज़ा देने से इनकार किया था। हालांकि 2014 में मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई थी इस मामले में, गुजरात दंगों के मामले में। बिल्किस गैंगरेप के दोषियों की रिहाई पर बीजेपी विधायक, एक उनका नाम मैं आप नहीं लूँगा, उनकी एक बात सुनिए और बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या मानसिकता है लोगों की। वो क्या बोलते हैं? वे लोग ब्राह्मण हैं। ये जो 11 दोषी जो मुक्त हुए, जेल से रिहा हुए, उनके बारे में बोल रहे हैं। स्वागत पहले उनका किया गया था, उसके बाद में उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो लोग ब्राह्मण हैं, संस्कारी भी हैं। रेपिस्टों का स्वागत करने वालों का समर्थन भी किया उन्होंने। मतलब ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं, और ये इतने बड़े कुकृत्य किए हैं। मानवता के नाम पर कलंक है वो घटना, इंसानियत के नाम पर कलंक है वह घटना। और उनका एक ब्राह्मण, एक संस्कारी होने के नाते उनकी खैर मकदम की जा रही है, उनका स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। ये मतलब लोगों की सोच कहाँ तक चली गई है। नफ़रत में जल करके एक दूसरे से नफ़रत करते हुए, इसकी पराकाष्ठा है। तो दोस्तों, बिल्किस बानो केस के बारे में जो मेरी जानकारी थी, मैं तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। हमारे जो सोर्स हैं वो BBC से लिया हुआ है, उसी को पढ़कर मैंने आपको बताया है। इसमें मैं अपने मन से कुछ बात बोल नहीं सकता हूँ। जो तथ्य थे BBC से लेकर मैंने आपके सामने रखा है। और आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको ये बिल्किस बानो का मामला समझने में
आसान होगा। एक्चुअली इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती थी, लेकिन केंद्र बिंदु में बिल्कुश बानो थी, इसके लिए से मैं सिर्फ उन्हीं को केंद्र बिंदु में रखकर अपनी बातें रखी। बहुत सारे कमीशन बने, रिपोर्टें आई, बहुत सारी बातें इसमें हुई है, लेकिन उन सारे बातों को मैं साइड करते हुए सिर्फ केंद्र बिंदु पे बिल्किश बानो को ही केंद्र बिंदु रखा और उसी के ऊपर अपनी बात रखी, क्योंकि उनका दर्द और उनके साथ जो घटना घटी वो सुनकर कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, उनके साथ बीते हुए घटना को सुनकर शॉक्ड हो सकता है। अगर उसके अंदर दिल है तब, इंसानियत है तब, वह मानव होगा तब। अगर वह जानवर है तो वो इस दर्द को बिल्कुल समझ नहीं सकता है, फिर वह धर्म के आड़ में जलते रहेगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो दोस्तों, मैं आज अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ, और फिर 24 अगस्त को सुनवाई फिर से है, और उस दिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या आती है उस पर हमारी नज़र रहेगी, और उस दिन भी मैं आपसे रूबरू होऊंगा। मेरा मानना है वो जो 11 दोषी जेल से बाहर हैं, अभी घूम रहे हैं, उन्हें फिर से जेल में जाना चाहिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, उस पर फिर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।